बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसले इस पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 11 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 शीर्षक है सरजू भैया। सरजू भैया इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और पाठ्यपुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। चलिए सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालें। वेरी गुड। चलिए सबने पाठ्यपुस्तक निकाल ली। ओके, वेरी गुड। सरजू भैया इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुर। लेखक ने इस पाठ में हमें सरजू नामक एक व्यक्ति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। चलिए हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशाली है। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही सरजू इसके बारे में हमें बताते हुए कहे कि सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। अब देखा जाए तो नाम से हमें लगता है कि यह किसी स्त्री का या किसी औरत का नाम होगा। अब हम मैया किसको कहते हैं कि जन्म देने वाली हमारी माँ को हम मैया कहते हैं, नदी को भी हम मैया कहते हैं, गाय को भी हम मैया कहते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर वस्तुओं को, हर चीजों को या हर महिलाओं को हम मैया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक पाठ की शुरुआत में ही कहते कि सरजू कोई मैया नहीं बल्कि भैया है। तो आपने जो सुना है पाठ का जो शीर्षक है वो सरजू भैया ही है, सरजू मैया नहीं। अब देखिए आपको म और भ इसमें थोड़ी बच्चों को भूल हो सकती है कि भैया नहीं होगा, वहां पर मैया होगा, क्योंकि सरजू एक औरत का नाम हो सकता है, इसीलिए सरजू मैया होगा। तो यहाँ पर लेखक कहते कि नहीं, सरजू मैया नहीं तो सरजू भैया ही है। अब देखिए यहाँ पर अगले परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि हाँ, तो सरजू भैया कौन है, इसका वर्णन लेखक ने इस परिच्छेद में किया है। मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़े मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। अब कौन है ये सरजू भैया, इसका वर्णन करते समय लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि वह उनका जो मकान है वह उनके पड़ोस में ही है, उनके घर से बिल्कुल नजदीक है, सटा हुआ है, पास ही है। तो उनके घर का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि वह यहाँ से लेखक ने जिस प्रकार से उनके घर का वर्णन किया है उसे हमें पता चलता है कि सरजू भैया जो है वह बहुत ही आम इंसान है, सर्वसामान्य इंसान है, आपके जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं उसके जैसे। लेकिन अब देखिए गांव का वर्णन है तो हम कह सकते हैं कि शायद सरजू भैया किसान भी हो सकते हैं, क्योंकि किसानों का ही घर इस प्रकार से होता है कि 2 खपड़े का मकान है, एक तरफ मिट्टी की दीवार है तो उसके ऊपर छप्पर जो है उससे बनी हुई है। तो इस प्रकार के एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े और एक तरफ मकान में सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ है। और इस घर के मालिक, सौभाग्यशाली मालिक कहाँ है, क्योंकि अब देखिए सौभाग्यशाली शायद लेखक ने इसलिए कहा होगा कि आजकल खुद का मकान होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसी कारण लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से एक सर्वसामान्य आम जो है, अब देखिए इसे हमें उनके आर्थिक स्थिति का भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति होगी। हम हमारे घर के वर्णन से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी होती है। तो अब यहाँ पर जो मकान का वर्णन लेखक ने किया है उससे हमें पता चल रहा है कि यह बहुत ही आम इंसान है, बहुत ही उनकी आर्थिक जो परिस्थिति होगी वो बहुत ही दयनीय हो सकती है, और इसीलिए इस प्रकार से
जो घर है उनका वो मालिक है। और कैसे मालिक है? सौभाग्यशाली मालिक है। तो सरजू भैया है। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं था और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई है और मैं उनका छोटा भाई। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि सरजू भैया जो है वे बड़े हैं और उनका कोई छोटा भाई नहीं, और मैं भी अपने माता पिता का इकलौता संतान हूँ, इसीलिए ना मुझे कोई छोटा भाई है ना बड़ा भाई। इसीलिए सरजू भैया मेरे से उम्र में ज्यादा है, बड़े हैं, इसलिए वो मेरे बड़े भैया है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सावला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले, जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने सरजू भैया का व्यक्तित्व, उनके शारीरिक रचना कैसे है, उनका वर्णन किया है। अगर आपको संक्षिप्त में उत्तर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरजू भैया का वर्णन लेखक ने किस प्रकार से किया है, या सरजू भैया का वर्णन कीजिए, तो आप ये परिचय लिख सकते हैं कि वह लंबे और दुबले है, सावले है, रंग उनका सावला है, बगुले जैसे बड़ी बड़ी टांगे हैं, चिंपांजी जैसे बड़े बड़े बाहें हैं, वो कमर में धोती पहनते हैं, कंधे पर अंगोछा डालते हैं, और जब वो खड़े होते हैं तो उनके हड्डियां पसलियां हम लोग गिन सकते हैं, इतने वो बहुत ही दुबले और पतले हैं। नाक खड़ी लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें, कोटरों से धसी, गाल पचके, अंग अंग की शिराएं उबड़ी, कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। अब देखिए जब हम इस प्रकार की शारीरिक रचना किसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो क्यों ऐसे होता है मनुष्य का लंबा पतला, या उसके मतलब हड्डी पतलियां हम गिन सके, उनके नसें हमें दिखाई दे, उनके शिराएं हमें दिखाई दे, तो ये ऐसे शरीर कब होता है जब मनुष्य को बहुत अधिक चिंता होता है, चिंतित होता है, कुछ टेंशन होता है और वह अपना ही दूसरों के बारे में हमेशा सोचता है। जब ऐसा इंसान होता है तो उसके देखो एक तो परिस्थिति के कारण मनुष्य की इस प्रकार की अवस्था होती है, या फिर अधिक टेंशन की वजह से, चिंता के कारण भी मनुष्य की इस प्रकार की अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों कारण हम कह सकते हैं सरजू भैया के बारे में। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने यही बात हमें अगले परिच्छेद में बताया कि जिसको पूरा पेट भर खाना नहीं मिलता है और जो मतलब बहुत आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती, गरीब होते हैं, ऐसे लोगों का वर्णन अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लेखक ने जो परिच्छेद में वर्णन किया है तो हमारे सामने ऐसा ही चित्र उभर आता है। किंतु क्या बात ऐसी है, सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखो उनका वर्णन तो किया है, लेकिन वह किसी भी भूखमरे या बहुत ही गरीब या बहुत ही आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत गरीब ऐसा नहीं है, तो वह हमारे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है, मिलनसार, मजाकिया और हंसौर। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने सरजू भैया के विशेषताओं का वर्णन करते हैं। एक विशेष बात हमें बताइए कि उनका स्वभाव कैसा है, कौन से गुण उनके अंदर है। अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि सरजू भैया का स्वभाव कैसा था, मिलनसार था, मजाकिया था और हंसौर था। वो हमेशा एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहना पसंद करते थे। वह दिल खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है वे उनकी पंक्तिमंद छोटे छोटे दांते, सब बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मजे से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने एक तरफ उनके शारीरिक रचना का जो वर्णन किया है, इससे हमें पता चलता है कि ऐसे एक व्यक्ति होंगे जिनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी दयनीय होगी कि उनके खाने के लाले पड़ते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लेखक ये भी कह रहे कि वह बहुत ही हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे तथा उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वह अच्छे परिवार के थे। खुद वह
लेखक कहते हैं कि वो खुद अच्छे परिवार के थे, वे अपना ही नहीं अपने खुद अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकते थे तथा कोई भी मेहमान अतिथि आता है तो उनका अच्छे से आदर सत्कार भी वह कर सकते, इतनी उनकी हैसियत है, उनकी संपत्ति, इतनी संपत्ति उनके पास है। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? अब यहाँ पर प्रश्न भी पूछा है लेखक ने। तो ये सब अच्छा है, मतलब उनके पास ज्यादा गरीब भी नहीं है, उनके खाने के लाले भी नहीं पड़ रहे, फिर भी उनकी शारीरिक रचना ऐसा क्यों है? ये शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है वो क्यों बना हुआ है? इसका कारण भी आगे लेखक हमें बता रहे। मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। अब देखिए यहाँ पर काजी का हम अर्थ ले सकते हैं कि कोई वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं। अब देखो उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की बीमारियों को दूर करते हैं। उनके पास जो दवाइयाँ होती है तो दूसरों को तंदुरुस्त करते हैं, लेकिन दूसरों को तंदुरुस्त करने में वे इतने व्यस्त रहते, दूसरों की सेवा करने में वे इतने व्यस्त रहते कि खुद की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरों की तरफ दवाई उनके पास भी होती है, सब औषध उपचार उनके पास भी होती है, लेकिन उनमें क्या चिंता होती है कि लोगों की बीमारी के बारे में सारी शहर की चिंता उन्हें होती है। तो उसी प्रकार से काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। तो उसी प्रकार से लेखक ने जो कहावत कही है वह सरजू भैया पर बिल्कुल लागू होती है। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वे अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने और एक विशेषता हमें यहाँ पर सरजू भैया की बताई है कि आज वह जो उनकी जो शारीरिक रचना है या उनकी जो हड्डियों का जो ढांचा है वह क्यों है, क्योंकि वह दूसरों के चिंता करते हैं। खुद की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा दूसरों की सेवा करना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों की सहायता करना, इस उपकार के दूसरों के भलाई सोचते सोचते वह अपने बारे में सोचना भूल गए हैं। पराये उपकार के चलते उन्होंने अपना शरीर सुखा लिया है, और इतना ही नहीं, केवल अपने शरीर नहीं बल्कि अपने पास जो भी संपत्ति है वो भी उन्होंने दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की सहायता के लिए खर्च कर दिया है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। अब देखिए यहाँ पर उनके आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक बता रहे कि उनके जो पिताजी थे वो गांव के रईसों में से एक अच्छे किसान थे, जो रईस थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहाँ आज सूरज भैया के राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन। अब देखिए यहाँ पर लेखक वर्णन करे कि उनके पिताजी जो थे वह अच्छे किसान थे, उनके पास सब था, पैसे की कुछ कमी नहीं थी, सब अच्छा था, लेकिन सरजू भैया उनके विपरीत थे। तो बच्चों, अब तक हमने क्या देखा कि हमने देखा कि सरजू भैया के जो पिताजी थे वो अच्छे खासे किसान थे, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनके पिताजी के मौत के बाद खेती बाड़ी बाढ़ के कारण खेती नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, और भूकंप के कारण उनका घर भी नष्ट हो गया। अगर वो लेन देन व्यवहार अच्छा रखते तो वो अपनी खेती भी बचा सकते थे और घर भी अच्छे से बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पास जितने भी रुपए थे वो दूसरों के सेवा में, दूसरों की सहायता में और दूसरों के मदद में खर्च कर दिए थे। इसी कारण वह ना अपने खुद की तरफ ध्यान दे सके, ना अपने खेती की तरफ, और नहीं अपने परिवार की तरफ, ना ही अपने मकान की तरफ। तो आगे क्या होता है सरजू भैया के साथ, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।